हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट। एक एक प्रश्न को बहुत सारा समय देंगे क्योंकि हमारे पास समय खूब है। ओके सर, आपका व्हाट्सएप नंबर क्लास के बीच में दूंगा, जब टाइम आएगा उस समय मेरे व्हाट्सएप भी दूंगा और किताब मंगाने वगैरह सबके नंबर दूंगा, टेलीकॉलर सबके। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन से साल में दिया गया था? 89 की बात है, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। और पर्यटन को एज ए इंडस्ट्री दर्जा देने वाला राजस्थान है वो पूरे भारत का क्या बन गया था? पहला बन गया था। तो 1989 के अंदर लिखो मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ के जाओगे क्वेश्चन से रिलेटेड, इसी में से नए क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और राजस्थान है वो पहला स्टेट बना था ऐसा करने वाला। लिख लो इसके साथ साथ, राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना ये करने वाला। 10 पर्यटन सर्किट भी है राजस्थान के अंदर, वो भी आगे प्रश्न आएगा उसमें बात करूंगा। 10 पर्यटन सर्किट भी है राजस्थान के अंदर। और कई बार पर्यटन का जो लोगो भी आपसे पूछ लिया जाता है, लोगो क्या ध्येय वाक्य है ना, वो जो स्लोगन है ध्येय या जो हम बात करें वो कौन सा है? स्लोगन है। कांग्रेस सरकार जब भी होती है और बीजेपी सरकार जब भी होती है, बार-बार चेंजेस आते रहते हैं। हाँ, तो वो जो स्लोगन है पधारो हमारे देश, ठीक है, वो क्या है? पधारो हमारे देश। तो इसको लिख लीजिएगा, स्लोगन है पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, है ना। इसको थोड़ा सा राजस्थानी भाषा के अंदर लिखते हैं तो टाइप से लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, राजस्थान पॉलिटी के 2024 के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आज क्लास ऐप के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। मैं थोड़ा माफी चाहता हूं उसके लिए, लेकिन वही प्रश्न पढ़ लेना, ठीक है। ओके, तो ये 4 मार्च 1989 की यूनिस समिति। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा लॉ एक्ट का खनन क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर ये बता दो। एक बच्चा कह रहा है डर लग रहा है एग्जाम में, क्या करें? तो डर तो उसे लगता है जो लास्ट टाइम में जिसकी तैयारी अच्छी हो उसको भी लगता है, तैयारी अच्छी नहीं हो दोनों को लगता है। तो डर कुछ नहीं है, बस भिड़ जाओ। कौन सा यहाँ पर नहीं है बता दो। यहाँ पर कमेंट कर दो सभी साथी कि यहाँ पर, हाँ जी सब है इसमें। हम अगर देखें पूर्व बनेरा की बात कर लेते हैं। पूर्व बनेरा की बात करें तो ये आपका कहां पर है? पूर्व बनेरा की बात करें तो ये जो लॉ एक्ट क्षेत्र जो है आपका, हाँ जी, पूर्व बनेरा वगैरह ये सब भीलवाड़ा में पड़ता है यार, है ना, भीलवाड़ा के अंदर है। निमला क्षेत्र की बात करें तो निमला क्षेत्र आपका दौसा के अंदर हो गया, ये दौसा के अंदर है निमला। और निमला के साथ साथ एक रायसेला, निमला के साथ साथ कौन सा है? निमला एंड रायसेला या रायसेला। प्रश्न एग्जाम से निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और डाबला क्षेत्र की बात करें तो डाबला है शिखर के अंदर। डाबला सिंगाना की बात करें तो वो झुंझुनू के अंदर है। डाबला हो गया कहां पर? शिखर के अंदर। और डाबला सिंगाना की बात करें, डाबला लॉ एक्ट जहां से निकाला जाता है राजस्थान के अंदर, तो डाबला सिंगाना की बात करें तो ये झुंझुनू के अंदर है, ठीक है, ये भी याद रखो। थूर हुंडेर की बात करते हैं तो थूर हुंडेर के अंदर लिखेगा, थूर हुंडेर और नाथरा की पाल उदयपुर के हैं। उदयपुर के अंदर है आपका थूर हुंडेर और नाथरा की पाल, नाथरा की पाल। अब बताओ कौन सा हुआ? देखो जब हम बात करते हैं तो लॉ एक्ट क्षेत्र आते हैं सारे के सारे, हाँ जी। तो सारी लॉ एक्ट क्षेत्र के अंदर है, पता नहीं क्यों किस हिसाब से था, लेकिन वीडियो में पूछा गया था। पूर्व बनेरा की बात करें तो पूर्व बनेरा हो गया, पादरपाल हो गया, बिगोद हो गया, पादरपाल पादरपाल हो गया, बिगोद हो गया, पादरपाल, पूर्व बनेरा, बिगोद। इसके साथ साथ एक हो जाता है आपका भीलवाड़ा का डाग क्षेत्र है, डाग। डाबला का बता दिया मैंने, डाबला कहां पर? शिखर के अंदर। उदयपुर का बता दिया। तिरंगा क्षेत्र भी है इसके अंदर, ठीक है। एक बनेरा है ना, अब देखो वैसे तो इसका आंसर ए मान सकते हो आप, है ना, ए मान सकते हो, क्योंकि बनेरा जो क्षेत्र है वो अलग से बताया गया, वो भीलवाड़ा के अंदर है। पूर्व बनेरा अलग से नहीं कहेंगे, तो कह सकते हैं बाई चांस माने तो, ठीक है। बाकी ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। बनेरा क्षेत्र है वो आपका भीलवाड़ा के अंदर, पूर्व बनेरा भी कहते हैं इसको कई बार, ठीक है, वो भी याद रखो। करौली के अंदर देदरोली वगैरह, जैसे एक बात करें देदरोली, देदरोली कहां पर है? और इसके साथ साथ देदरोली और एक टोडापुरा, लीलोटी, खोरा, खोरा और लीलोटी, ये आपके कहां पर है? करौली के अंदर। तो ये सब लॉ एक्ट क्षेत्र है जो राजस्थान के अंदर जगह जगह पाए जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें ऑप्शन ए मान सकते हैं आप, लेकिन सारे आंसर इसमें सही है। आगे बढ़े नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। पीटीआई में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं और पीटीआई क्योंकि हम बात करें शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आता है, हाँ जी। ऐसा लगा है सर बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा। बच्चे का कमेंट आ रहा है, अपने आप कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी डरने की बात नहीं है। ये पीवाई देख लो, प्रश्न तो इसी के इर्द गिर्द आएंगे, क्योंकि पिछले साल भर के अंदर 45 पेपर पूछे गए, 45 पेपर में ये पूछा जा रहा है कि नया क्या आएगा। यहाँ पर सही उत्तर आपको चयन करना है दिए गए में से। काला भूरा डूंगर जो कि पाली में स्थित है, लूणी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। सालिसर और जसूसर और मंदसौर शेखावटी प्रदेश के अंदर स्थित है। बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न अब नहीं आते, वो जमाना नहीं रहा कि सीधे सीधे प्रश्न आ जाए। यहाँ पर बात करें, हाँ जी, हनुमानगढ़ के निकट है वो गगन नदी का तल है, वो आपका क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। ये बताओ इसके अंदर नाली कहलाता है। दिए गए में से आपका जो है सही कौन सा है? सबसे पहले इसकी बात करें, काला भूरा डूंगर की बात करें तो काला भूरा डूंगर है वो आपका लूणी बेसिन की जो है पश्चिमी सीमा बनाता है, ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाता है और ये पाली के अंदर स्थित है। लूणी बेसिन, गोडवाड़ बेसिन जिसे कहते हैं, अर्धशुष्क जो क्षेत्र है राजस्थान का, आगे बात करेंगे, उसका चौथा भाग है, 4 भाग है उत्तर से दक्षिण की ओर, उसका चौथा भाग है लूणी बेसिन, उसकी वेस्टर्न जो सीमा है वो आपका ये काला भूरा डूंगर हो जाता है। तो ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ये कथन है वो गलत हो जाता है ना, ये पश्चिमी नहीं, ये गलत है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, सालिसर और जसूसर मंदसौर ये सब शेखावटी में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ के निकट गगन का तल है वो आपका नाली कहलाता है, ये कथन सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसके अंदर राइट है। और अभी एक पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था हनुमानगढ़ का, वो अभी आगे गगन नदी आएगी उसमें बात करेंगे। गगन नदी का जो तल है वो नाली कहलाता है। गगन नदी है वो आपके कहां पर जाकर के लुप्त हो जाती है, ये अभी प्रश्न पूछा गया था। बताओ कमेंट बॉक्स में कि गगन नदी कहां जाकर के लुप्त हो जाती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो ये पश्चिमी सीमा नहीं हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर? ये पूर्वी सीमा हो गया। इसका राइट आंसर पूर्वी सीमा है ना। और ये आपकी हम बात करें काला लूणी बेसिन की बात करें तो ये इस प्रकार से जो है ना 4 बेसिन की हम बात करते हैं, तो आपका इधर शेखावटी वाला हो गया, सबसे पहले गगन हो गया, और शुष्क जो राजस्थान प्रदेश है वो सबसे पहला है वो आपका गगन प्रदेश हो गया, फिर आपका शेखावटी वाला हो गया, और उसके बाद में आपका नागौरी उच्च भूमि है, उसके बाद में आपका लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन जिसे कहते हैं, लूणी या गोडवाड़। तो ये इस प्रकार से इसकी बात करें, यहाँ पर जो है आपका काला भूरा डूंगर यहाँ पर है, काला भूरा डूंगर, जो इसकी कौन सी सीमा बनेगा? इस तरफ यानी कि पूर्वी सीमा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। यहाँ हमने बात की थी राजस्थान के शुष्क प्रदेश की, ये है राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क उधर हो जाएगा पूरा वेस्टर्न राजस्थान, ये अर्धशुष्क प्रदेश जो राजस्थान का है उसके 4 भाग हैं, अर्धशुष्क प्रदेश के 4 भाग। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से राजस्थान का आपका कौन सा जिला है वो अवनाली का अपरदन? अवनाली का अपरदन को हम कह सकते हैं आपका इंग्लिश में बोले तो रेवाइंस, हिंदी में बोले तो इसको बीहड़ कह सकते हैं, बीहड़ कह दो, रेवाइंस कह दो, अवनाली का कह दो, एक ही बात है। जब नदी चलती है राजस्थान की वो नदी जो कोटे पास पाकिस्तान नहीं है, भटनेर का मैदान है जहां पर लूणी नदी लुप्त हो जाती है। तो लिखवा देता हूं भटनेर के मैदान में, ये अभी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, भटनेर के मैदान में लूणी नदी लुप्त हो जाती है, लूणी नदी लुप्त हो जाती है। ठीक है, अब देसी घी खाने की आदत डालो, दाल डाल मार्केट का दूसरा घी खाओगे तो फिर पेट तो खराब हो गई। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे देखें तो कौन सा जिला अवनाली का अपरदन? अवनाली का अपरदन जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिसे उस वजह से एक और उपनाम से जाना जाता है, डांग की रानी भी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? करौली। करौली को क्या कहते हैं? डांग की
रानी। और अवनाली का सबसे ज्यादा अपहरण करने वाली जो नदी है ना, वो चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी द्वारा। तो राजस्थान में वो नदी जो अपने बीहड़ के लिए जानी जाती है, बीहड़ के लिए विख्यात है, उस नदी का नाम बता दो सभी साथी। हाँ जी, फटाफट कमेंट बॉक्स में उस नदी का नाम बता दो तो कैसे कहते हैं। अब जो चंबल नदी है वो राजस्थान के कितने जिलों से होकर के बहती है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। चंबल नदी की हम बात करें तो चंबल नदी राजस्थान के, हाँ जी, चंबल नदी है वो राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है, उन जिलों की बात करेंगे। देखो जब मैं क्लास में चलूंगा ना तो बहुत सारी मैप भी पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें आप लोगों को कराने वाला हूँ। सब रखना, और जो बच्चा सब रख के चलेगा उसी को ही सारा कंटेंट मिलेगा, ऐसे है ना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। आ जाओ, चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से, बहुत बढ़िया। चंबल नदी की हम बात करें राजस्थान के कौन कौन से 6 जिले हैं जहां से चंबल नदी बहती है, तो यहाँ हम इनकी बात करेंगे। टोटल 6 जिले राजस्थान के जहां से चंबल नदी बहती है। सबसे पहले देखिएगा राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है, इसमें आपका हो गया चित्तौड़गढ़ से प्रवेश होता है। चित्तौड़गढ़ सबसे पहले चित्तौड़गढ़ लिखकर इसके आगे लिखेंगे प्रवेश, कि भाई चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है। और जब मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं तो राजस्थान का मैप तो बनता ही बनता है, और राजस्थान का मैप है वो न्यू वाला। देखो मैं इसलिए मेहनत करता हूं कि बाद में तुम्हारी काम आएगी चीजें, अगले 1 साल तक नए पेपर आएंगे, 1 साल के जब तक पढ़ोगे तब तक काम आएगा, है ना। तो चंबल से प्रवेश, चंबल नदी है वो आपके चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, ऐसे है ना। ये रहा यहाँ पर चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और उसके बाद में अन्य जिलों की हम बात करें तो आपका हो गया चित्तौड़गढ़, उसके बाद लिखेगा आपका कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर लिखेगा, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर, करौली, आगे करौली हो गया। नेक्स्ट आगे जाओगे तो कौन सा आ गया? करौली, करौली के आगे धौलपुर। तो इस तरह से कोटा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहां से होकर चली जाती है। करौली में चूंकि ये जमीन को ज्यादा काटती है तो डांग की रानी हो गई है, ठीक है, करौली। और इसके बाद लास्ट में सबसे पूर्वी जिला राजस्थान का वो है आपका धौलपुर। इस प्रकार से बीहड़ बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा विख्यात है, जो सबसे ज्यादा कुख्यात है, चंबल के डाकू मारे थे। और चंबल के डाकुओं में से 5 सिंह तोमर को पूछा गया, बताओ डाकू कहाँ रहते थे? डाकू तो संसद में रहते, हम तो डाकू थोड़ी, तो वो थोड़ा आप लोगों को याद है, आजादी से पहले डाकू का घर हुआ करता था, अब तो नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखो। तो नालीनुमा कटाव किया जाता है इसके अंदर, सर्वाधिक अपहरण है इससे कोटा संभाग के अंदर होता है, लिखिएगा कोटा संभाग करके लिखना। कोटा संभाग में सर्वाधिक जो है अवनाली का अपहरण होता है, इसमें सर्वाधिक अवनाली का अपहरण, सबसे ज्यादा अवनाली का अपहरण आपसे कोई जिला पूछे तो करोगे करौली। कितना चांस होता है रिपीट होने का? मनोज पूछ रहा है 80% से ज्यादा, ठीक है। और व्याख्या पूरी पढ़ ली ना तो 80 से 90%, और सिर्फ आंसर टिक करके चले गए तो भी सीधा राइट हो जाएगा। आपके क्या करें, खेल समझ में आ गया तो सिलेक्शन है, वरना 5 साल किया 7 साल किया कितनी देरी करते हो, वरना 1 साल के अंदर सीधी नौकरी लगेगी। कोटा संभाग है जहां पर सबसे ज्यादा अवनाली का अपहरण होता है। जिला कौन सा है? करौली, जहां सबसे ज्यादा अवनाली का अपहरण। अवनाली का अपहरण करने के लिए कौन सी नदी विख्यात है, कुख्यात है? तो चंबल नदी है, और इसको रेवाड़ी भी बोलते हैं। आपसे सब चीजें मैंने बता दी, ठीक है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट मजा तो खूब आएगा जब डिटेल व्याख्या के साथ पढ़ूंगा ना तब, क्योंकि 12 घंटे में बोर्ड पे सारी चीजें लिखने में, वो देखिए हिस्ट्री वाली पीडीएफ मजा आया ना, वैसा वैसा पूरा डिटेल लिखूंगा। मेरे सभी भाई बहनों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, 1 साल में 6 लाख बच्चे और 1 मिलियन होने जा रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। इतना प्यार दोगे तो मैं तो भाई दिन रात देखूंगा तुम्हारे लिए। हाँ, वर्तमान डाकू नहीं, आगे देखें। माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र है और एक तरफ इनके शिखर है। हाँ, पर्वतीय क्षेत्र की पहाड़ियां दी गई है, शिखर दिए गए हैं। जैसे माउंट आबू की कौन सी है, इसके साथ साथ आपका जो है जसवंतपुरा है उसकी कौन सी हो जाती है, डोरा पर्वत कहां पर है, सिवाना में कौन सा है, जालोर का कौन सा है, इसका यहाँ पर बता दें। माउंट आबू जो दिए गए पर्वत, इसके अंदर हम बात करें कौन सा सही सुमिलित है दिए गए ऑप्शन के अनुसार, राइट आंसर कौन सा है? जालोर में झालोला है, सिवाना में नाकुड़ा है, जसवंतपुरा में डोरा पर्वत है। दिए गए ऑप्शन 1 2 3 4 ए इज द राइट आंसर। देखो माउंट आबू, ऋषिकेश, जसवंतपुरा, डोरा पर्वत। कई बार पूछा जाता है डोरा पर्वत कहां है, ये सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। डोरा पर्वत है आपके जालोर के अंदर, तो मैं आपको वो प्रश्न बता रहा हूं जो सीधे सीधे पेपर में छपते हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। भाई पढ़ना तो पूरे साल है लेकिन फिर भी मजा आ जाए। शिवाना है वो आपके बालोतरा जिले के अंदर है, वर्तमान में आप याद करोगे साथियों, ये बालोतरा जिले में है ना, बालोतरा जिले के अंदर। फिर जालोर के अंदर झालोला पर्वत शिखर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसके अंदर राइट है। और अरावली की चोटियों के सामने कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो इस क्लास के अंदर सारी चोटियां मैं आप लोगों को करवा दूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिला समूह के अंदर जो आपकी विमेन जो आपकी लिटरेसी रेट है वो आपकी 40% से कम है? 40। अच्छा, पूरी लाइब्रेरी, हरीश कह रहा है, हरीश वैष्णव, पूरी लाइब्रेरी में 100 बच्चे हैं, सब आपकी क्लास लेके बैठे हैं। भाई इतना प्यार, इतनी खुशी, हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल ऑफ यू। आप बहुत प्यारे हैं जो इस क्लास की इंपोर्टेंस समझते हैं और बहुत अच्छा लगता है कई बार वीडियो बना के भेजते हो लाइब्रेरी में, बच्चे ऐसे पढ़ते। महिला साक्षरता 40% है। यहाँ पर अगर हम दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही बात करें तो जैसलमेर, जालोर और सिरोही, जैसलमेर, जालोर और सिरोही जनसंख्या का एक प्रश्न फिक्स है। 10 प्रश्न अगर आपके आएंगे तो 10 प्रश्न में से 1 से 2 जनसंख्या के, 1 से 2 भौतिक प्रदेश के, 1 नदी का, उद्योग धंधों का, खनिज का, सीधे सीधे प्रश्न है, और वो है जो पीवाईक्यू है उसमें से। अब यहाँ पर हम बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता, 2 बात क्लियर करेंगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक करना होता तो ये प्रश्न में 1 घंटे में करवा दूं सारे। सर्वाधिक और न्यूनतम किसकी बात कर रहा हूं? महिला साक्षरता की बात कर रहा हूं, रट लेना, आगामी सब इंस्पेक्टर तक में पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें, कोटा, जयपुर, झुंझुनू है, कोटा है, फिर उसके बाद में आपका जयपुर है, उसके बाद में आपका झुंझुनू है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, उसके बाद गंगानगर और शिकर है। अब इनकी साक्षरता रेट भी लिखूंगा, गंगानगर है और उसके बाद में आपका कौन सा हो गया? शिकर है, तो ये ध्यान रखना। और न्यूनतम के अंदर पहले इनका लिटरेसी रेट लेते हैं, भाई महिला सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कहां है? कोटा के अंदर। चलो इनको देख लेते हैं एक बार, हाँ पीडीएफ में आएगा बिल्कुल, है पढ़ लो थोड़ा, क्या पता क्लास लाइव रहने, थोड़ा सा लाइव अटेंड करना सारे साथी। कोटा के अंदर 65.9%, 12% लिखूंगा मैं, ठीक है। 64 है, 61 है, चलो पॉइंट बनी देते हैं। उसके बाद गंगानगर की अगर बात करें तो ये 62 है, गंगानगर के अंदर आपकी 62.7% है। और उसके बाद सीकर की बात करें तो 58.2% कितनी है? 58.2% है। अब आ जाते हैं न्यूनतम की ओर। न्यूनतम जो लिटरेसी रेट है राजस्थान के अंदर कौन से जिले में महिलाओं की साक्षरता, वो है आपकी जालोर के अंदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहला याद करिएगा, और ये है आपकी जालोर के अंदर। जालोर के अंदर न्यूनतम महिला साक्षरता 38% है, केवल 38% महिला पढ़ी हुई है, ठीक है। 38.5 इसे कहेंगे आप, 38.5%। पहले जिलों का क्रम लिख देता हूं, जालोर के बाद में सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। अब सबकी लिटरेसी रेट लिख देते आगे कि भाई यहाँ पर जालोर की लिटरेसी रेट आपसे सीधा प्रश्न एग्जाम आएगा। तुम्हारी सिलेक्शन क्यों हो एग्जाम के अंदर? तुम्हारी सिलेक्शन क्यों हो? दूसरे का नहीं हो, तुम्हारा होगा, मेरा सिलेक्शन करा दो। तुम्हें ये चीज भी आनी चाहिए साथ में, अगर ये आ रही है तो तुम्हारा सिलेक्शन है, वरना तो 99.99% बच्चे सीधे पढ़ते। तुम दूसरों से अलग क्या पढ़े, दूसरों से अलग क्या पढ़े? अब देखो इनकी रेट, हम यहाँ पर बात करें शिविर के अंदर है, वो आपकी 39.7 है, एक लिखिएगा, बहुत बढ़िया। शिविर की आपकी 39.7%। जैसलमेर की जो लिटरेसी रेट है वो आपकी 39.7। अभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि बताओ 2 ऐसे न्यूनतम राज्य जहां पर दोनों की महिलाओं की साक्षरता रेट एक ही है, बताओ कौन से? तो आपका जैसलमेर और शिविर हो गया। 40.6 है बाड़मेर के अंदर, 40.6% बाड़मेर के अंदर। और प्रतापगढ़ के अंदर 42.4%। 200 से ज्यादा पेज कॉपी का रजिस्टर होता है, उसको लिखने में टाइम लगा, 1 महीना पूरा लगा। टीम ने बहुत सहयोग किया, मैं नाम लेना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स प्राची,
महिपाल, इन बच्चों ने बहुत मेहनत की और नौकरी लगे वैसे तो साथ साथ पढ़ते पढ़ते वो लोग, और बहुत ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे टीम जुड़ी मेरे साथ दिन रात एक करके काम करते हैं, ये उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे साथ। तो उस वजह से ये क्लासेज आपकी देखो, मैं इतना टाइम दे नहीं पाता, मैं जैसा इनपुट कहता हूँ मुझे पूरा चाहिए, एक एक चीज को गाइड करता रहता हूँ, एक एक चीज की खबर लेता हूँ, तब जाके ये कंटेंट बनता है। तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो आपका कोटा के अंदर है, और न्यूनतम महिला साक्षरता है वो आपकी जालोर के अंदर है। टॉप 5 स्टेट जिले बता दिए, जैसलमेर, जालोर और सिरोही, ये ऑप्शन के अंदर दिए हुए थे, और बाड़मेर और प्रतापगढ़ था नहीं, बाड़मेर प्रतापगढ़ सिरोही, बाड़मेर प्रतापगढ़ तो बाद में है, जब सबसे कम पूछा गया था तो जैसलमेर जालोर सिरोही होगा, जैसलमेर होगा जालोर होगा सिरोही होगा, सबसे कम पूछा गया था प्रश्न, इस तरह से सॉल्व करना आ गया। तो निम्नलिखित उद्योगों और उनकी अवस्थिति में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उद्योगों और उनकी अवस्थिति में राजस्थान की महिलाओं के बारे में साक्षरता बताऊं? चलो ठीक है, भाई राजस्थान की साक्षरता बताता हूं, लिख लो एक बार। राजस्थान की लिटरेसी रेट कितनी है बताओ, प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, और इसमें भी महिलाओं की साक्षरता रेट कितनी है और बाकी लोगों की यानी कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है वो भी बता देते हैं। राजस्थान की जो लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता 66.11 है। कितनी है? 66.11% है। और इसमें महिलाओं की साक्षरता है वो आपकी कितनी है? 52-12 है ना, 52-12 और 19-20, 52-12 और 19.20%। तो बाकी लोगों की और महिलाओं की जो साक्षरता तुम्हें पता होनी चाहिए। इससे बाद साक्षरता में क्या प्रश्न आएगा, फालतू में माथा फोड़ी करो किताब के अंदर, ये पढ़ लो, आगे बढ़ो। हाँ जी, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, इसका आंसर बताओ। प्रश्न कह रहा है कि किताबें छोड़ो, किताबों को साइड रखो, 2025 का लेटेस्ट ट्रेंड, ऐसा नहीं कि 10 साल के पेपर देख लेना, ना जी ना, लेटेस्ट ट्रेंड देख लो, तुम टॉपर हो। उद्योग, हाँ, 4th ग्रेड के लिए एनफ है, 4th ग्रेड में इस क्लास से ज्योग्राफी के 10 में से 9 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट्स को कॉपी कर रहे लोग, देखो बेटा अच्छी बात है ना, मैं ऐसा कर रहा हूं, कोई मेरे कॉपी कर रहा है, इसका मतलब आगे बैठो, मुझे अच्छा लगता है सभी चीजें करे, पर अपने शॉर्ट्स कर जाता है 3 से 4 लाख हर एक शॉर्ट्स है ना, मजा आता है, तुम देखा करो, देखते नहीं देखते, ठीक है। निम्नलिखित उद्योग और उनकी अवस्थिति में कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? दिमाग को ठंडा रखना, दिमाग में ठंडक, जुबान पे शक्कर, ये है मारवाड़ियों का दिमाग। हाँ जी, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? सभी बच्चे का कमेंट करें, बच्चे का कमेंट आ रहा है, वॉइस प्रॉब्लम है क्या? एक बार कमेंट करो कि वॉइस ठीक है या कैसे है। यहाँ अगर हम सम्मिलित करें कौन सा जो है, आज के टाइम में ऐसे प्रश्न ज्यादा आता है कि आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको पूछा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बता दो एक बार, वॉइस प्रॉब्लम होने वाली है पहले। अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम हुई नहीं अभी, उससे पहले तुम लोग देख लो बच्चों, एक बार कमेंट कर दो, सही है ना, वाह ठीक है, फिर क्यों टेंशन करते हो, डिस्टर्ब मत करो, अच्छा नहीं लगता बाद में, तो ये वीडियो 15 लाख बच्चे देखेंगे यार, अच्छा थोड़ी लगता है। सही है, सही है। फिर बाद में पूरी राजस्थान के कोने से कमेंट करो, आप तो इस मतलब से बातें करते हो, ये वो थोड़ा ध्यान रखो। देखो, टायर ट्यूब फैक्ट्री है वो अलवर के अंदर है क्या? बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री, पेस्टिसाइड मतलब कि आपके जो रासायनिक खाद वगैरह है, इसकी फैक्ट्री है वो जयपुर में है, गंगानगर के अंदर नहीं है, तो ये आपका गलत है। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, ये जयपुर के अंदर होगी, टायर ट्यूब अलवर में, कोऑपरेटिव जयपुर में। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल, जो एक्सप्लोजिव और केमिकल है वो धौलपुर के अंदर है। एक्सप्लोजिव धमाकेदार, जैसे मतलब धमाके होता है वो चीज। स्टेट केमिकल वर्क्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बार बार आता है, नीडवाना कुचा मंजिला। ये नया ज्योग्राफी है 41 जिलों के अनुसार, और ये मेरी पहली क्लास है 2025 के पेपर्स जिसमें नई ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, और मेरी लाइफ की 15+ क्लास हो चुकी है, तो 12 घंटे लगातार मैं पिछले 3 साल से ले रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, तो चलो ये सही हो गया, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर बताओ, आंसर दो फटाफट। चंदन की थोड़ी सी आवाज है ना, चलो। परियोजना कहाँ स्थित है उसके संबंध में प्रश्न आपसे पूछा गया है दिए गए प्रश्न के अनुसार। हम बात करें दिए गए प्रश्न में, अगर छापी परियोजना की बात करें तो वो आपकी झालावाड़ के अंदर है, और उसके बाद आपकी विलास परियोजना की बात करें तो ये बारा के अंदर है। अडवाणा बांध जो है सिंचाई परियोजना, ये आपकी भीलवाड़ा से संबंधित हो जाती है। सावन भादो, सावन और भादो के महीने पानी ज्यादा बरसता है, तो गुरुजी परकोटा बना दो, कोटा कोटा परकोटा सावन भादो, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। इस ऑप्शन के आंसर ये बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद अगर आगे देखें कुछ परियोजनाएं हैं जो कोटा की है, हम कोटा की कुछ परियोजनाओं की बात करेंगे। सीधा सीधा प्रश्न आज के टाइम में परियोजनाओं का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है बताओ, कौन सी कोटा के अंदर स्थित है। नाम लिखेंगे कोटा के अंदर, सबसे पहले लिखो कोटा के अंदर नौनेरा है, हरिश्चंद्र है, गोपालपुरा है। नौनेरा है या नौनेरा, नौनेरा हो गया, हरिश्चंद्र, ये सूचियों में बहुत आते हैं, हरिश्चंद्र हो गया, नौनेरा हो गया। उसके बाद गोपालपुरा, तकली, सावन भादो, गोपालपुरा तकली परियोजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सावन भादो मैंने करवाई थी यहाँ पर पीछे, और एक अलनिया परियोजना है ना, अलनिया, तो ये जितनी भी है ये सब कोटा के अंदर होगी। ये सब कहां पर है? कोटा के अंदर है। तो इसमें जो आपका तकली बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, नौनेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो। इसके बाद हम बात करें आपकी 12 जिले की, तो 12 जिले में कई सारी परियोजनाएं हैं, उनकी ऊपर भी बात करें। 12 जिले में कौन कौन सी परियोजना, सीधा सीधा प्रश्न दिया जाता है। बैंतली है, विलास है, परवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंतली है, विलास है, परवन है, बैंतली है, विलास है, परवन है, परवन है, बैंतली है, विलास है, ये सभी परियोजना आपकी कहां पर होगी? 12 जिले के अंदर होगी। अंधेरी, लासी और हत्यादे, अंधेरी, लासी, हत्यादे हैं। तो ये पूछे जाते हैं सीधे सीधे प्रश्न की ये परियोजना कहां पर स्थित है। एक थोड़ा सा और लिखा दूंगा कि आपका झालावाड़ के अंदर है, वो भीमसागर है, गागरीन है, भीमसागर है और गागरीन है। हाँ जी, आगे देखो, झालावाड़ के अंदर भीमसागर है और गागरीन है। भीमसागर है, गागरोन हो गई, ये तो सीधा से पता चला। भीमसागर को ज्यादा याद रखना। पिपलाद हो गई और राजगढ़ हो गई, पिपलाद और राजगढ़, ये परियोजना याद कर लेना, ठीक है। हाँ, कर देंगे बेटा, कर देंगे। कोई बाई चांस कोई फैक्ट, मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ कि 12 घंटे में गलत ना हो, ठीक है, गलत ना हो। और कोई क्वेश्चन मेरा छोटा मोटा भी रह गया होगा तो मैं क्लास पीडीएफ भेजता हूँ, उसमें सही कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से 99.9 की एक्यूरेसी रखी जाती है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जो कोटा वाला प्रश्न है उसमें नौनेरा बांध ज्यादा पूछा जाता है, याद कर लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका तकली बांध है, 12 की हो गई, ये परवन वगैरह हो गया। झालावाड़ के अंदर पिपलाद परियोजना हो गई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है? अब सरसों अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो सरसों अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें, सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर है? भरतपुर के अंदर, सेवर भरतपुर के, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान रखते हो। तो सरसों उत्पादन केंद्र जो है वो आपका कौन सा क्षेत्र हो जाता है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र नहीं है ये पूछ रहा है, तो दक्षिणी क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर, दक्षिणी क्षेत्र नहीं है। बाकी ये सारे के सारे पूरी है, उत्तरी पूर्वी है, उत्तरी क्षेत्र है। अलवर, गंगानगर, भरतपुर, इसके अंदर आते हैं आपके अलवर, भरतपुर,
ये तो विशेष है। और उत्तरी क्षेत्र के अंदर आपका जो गंगानगर क्षेत्र है, वहां गंगानगर क्षेत्र के अंदर भी आपके सरसों का ज्यादा उत्पादन होता है। सरसों की बात करें तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो सेवर भरतपुर में, बताओ कौन से, कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो कि सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कब स्थापित होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अनुसंधान केंद्र के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ जी। यहां हम बात करें तो सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो सेवर भरतपुर केंद्र है। सेवर भरतपुर के अंदर आपका सरसों अनुसंधान केंद्र है। सरसों केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपका सरसों अनुसंधान केंद्र का सेवर हो गया। अब कई बार परीक्षा में इसकी किसने पूछ ली जाती है, बताओ 1993 में, बहुत बढ़िया शाबाश, 1993 में 1993 के अंदर इस संस्थान की स्थापना सेवर में की गई थी। बिल्कुल राहुल, लक्ष्मण, रिया, सरला, सबका आंसर बिल्कुल सही है। सरसों की कुछ किस्में हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ आगे देखो, हाँ जी, सरसों की प्रमुख किस्में एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान देना। सरसों की किस्में याद रखना। और ये वरदान है, वकड़ा है, दुर्गामणि है। वरदान है, वकड़ा है, दुर्गामणि है। अब एग्जाम में सीधा प्रश्न आ गया किसकी किस्में। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति मतलब तेल वाली क्रांति, तेल का कलर कैसा होता है, तो पीला कलर होता है। तो सरसों से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। किसमें, वरदान और दुर्गामणि और वकड़ा होगी। अनुसंधान केंद्र बता दिया। दक्षिण में नहीं होता, उत्तर राजस्थान के अंदर होता है। और इसको आप ऐसे देखोगे तो राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पर आपकी सरसों ज्यादा होती है। मोरेर है, याव है और चाप है। ये किसकी शायद नदियां है, लाइब्रेरियन के पेपर में, अभी पीटीए के पेपर में पूछा गया था, याद कर लेना। हाँ जी, बहुत ये प्रश्न अच्छा है कि आपकी मोरेन, ये जो नदियां है, या वगैरह, चाप वगैरह, किसकी शायद नदियां है, बता दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। ये हम बात करें तो माही नदी की शायद नदियां है। इसकी है माई की शायद। अगर किसी को आंसर देना भी हो, वीडियो को पॉज कर लेना, सोच लेना, फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेना। ये मत करना सर हमें आंसर देने का मौका भी दो, ये मत करना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, माई की शायद नदियां होगी, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माई की शायद नदियां हैं, तो माई की शायद नदियां होगी तो इनकी हम बात करते। ये आपकी या होगी जाखम, सोम, अनास, ये भी है इसकी शायद नदियां। जाखम है, सोम है, अनास है, जाखम है, सोम है, अनास है, ये सभी माई की शायद नदियां हैं। मोरेन है, इराव है, चाप है, ठीक है, ये सभी इसकी शायद नदियां हो जाती है। इसके बाद माई की शायद बेटा आगे देखिएगा, अगला प्रश्न इसी के साथ हम बनास की शायद नदियों की बात करें। ऑप्शन में बनास दी हुई है ना, तो बनास की भी लिख लेते हैं साथ में दिए गए। यहाँ पे काली सिल है, लिख लो एक चीज। बनास की बात करें, बनास की शायद नदियों के अंदर एक एक करके लिखो। बनास की शायद नदियां, सबसे पहले लिखो काली सिंध नहीं है, काली सिल है, काली सिल है। उसके बाद में काली सिल हो गई, डाई हो गई, मानसी हो गई, मैनाल हो गई। मानसी, मैनाल, डाई, ये इसकी शायद नदियां हैं। और देखो इसके साथ बांडी, आयड़, कोठारी, खारी, बांडी, आयड़, कोठारी, खारी। अब इन्हीं में से सीधा प्रश्न देते हुए किसकी शायद नदियां हो जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। मैनाल भी हो जाती है ना, मैनाल हो गई, डाई हो गई, सारा लिखवा दिया मैंने, ठीक है। तो माही नदी की अगर हम बात करें तो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये आपके मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी है ना, मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यहां से इसका उद्गम अगर देखें तो माही नदी का जो उद्गम है वो लिख लो। माही नदी का उद्गम मेहंद झील, अमरेरू की पहाड़ी, कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से। एमपी से निकलकर राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और कर्क रेखा को है वो 2 बार काटती है। ये खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान के अंदर प्रवेश हो जाएगा इसका, ठीक है। खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश, खांडू बांसवाड़ा राजस्थान में एंट्री इसकी, ये भी लिख लीजिए आगे। राजस्थान में प्रवेश माही नदी का कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका मतलब ऐसा है कि पहले ऐसे प्रवेश करेगी, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए, है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीमा भी लिख लो, डूंगरपुर। और इसके साथ साथ आपका जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की क्या बनाती है, सीमा बनाते हुए आगे अरब सागर की ओर चली जाएगी। ये भी इसके साथ याद रखना। और इसकी सोम और जाखम के साथ नवा टापरा, है ना, आपको वहां त्रिवेणी संगम भी है, बैनेश्वर में इसका संगम भी है। सोम, माही और जाखम तीनों, सोम, माही और जाखम, तो सोम तो इधर से आ गई, जाखम इधर से आ गई प्रतापगढ़ से, तो ये मिलकर बैनेश्वर में एक संगम बनता है इनका तीनों का, बैनेश्वर संगम बनता है। और इस संगम पर आप सभी को पता है कि आदिवासियों का तीर्थ, जो आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है वो आपका यहाँ पर आयोजित होता है ना। और ये नदियां जो होगी, एक तो आपकी सोम हो गई और दूसरी होगी जाखम। तो सोम और जाखम और ये होगी आपकी माही। तो इनका जो समागम है वो आपके बैनेश्वर डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, बैनेश्वर धाम डूंगरपुर, संत मावजी की तपोस्थली और खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश है। बातें तो बहुत है, बतानी पड़ती है, नहीं बताया सीधा आगे बढ़ जाए तो मामला गड़बड़ है। कड़ाना बांध भी इसके ऊपर बना हुआ है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इसी के ऊपर लिखो कड़ाना बांध बना हुआ है, गुजरात में कड़ाना बांध बना हुआ है इसके ऊपर, और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, खंभात की खाड़ी में जाकर, खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के गिरने वाली नदी है। तो ये आपने थोड़ा माई नदी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, कहां से प्रवेश है, बनास की शायद कौन सी है, माई की अन्य शायद नदियां बता दी। और ये पूरा एक मैप बनाने में टाइम लगता है ना। और एक चीज और बड़ी बात कि इतना करने में टाइम लगता है और ये सब चीजें आपके सामने है। और ऐसी पीडीएफ जो तुम्हारे पास होगी, तुम्हें और अच्छा लगे, तुम्हें लगे कि मुझे और भी चीजें